नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है टीजीटी का। ये प्रैक्टिस सेट अभी से अगर आप सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए जब तक आपका पेपर होगा तब तक आप बहुत क्वेश्चनों को देख चुके होंगे। बहुत क्वेश्चनों को देखने का ये मतलब नहीं केवल आप पढ़िए और बात खत्म हो जाती है। यहाँ बात खत्म नहीं होती है। मतलब अगर आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 125 क्वेश्चन का, तो आप थ्योरी पढ़े हैं तब तो आपका सही है कि मतलब आप एवरेज देख रहे हैं अपना कि हम 125 में 120 118 कर पाए। जो एकदम से कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये है कि वो क्वेश्चनों को देखे रहेंगे और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो और बेहतरीन थ्योरी पढ़ेंगे। तो उनके लिए भी जो एक बार पढ़ चुके हैं टीजीटी, उनके लिए भी जो आज तक पढ़े ही नहीं, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन है। अगर लगाते पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो टीजीटी में ये एक सीट आपकी पक्की रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग आगे शेयर भी करिए ताकि मदद मिले, और आपको ये टेलीग्राम पे ये आपका पीडीएफ में मिल जाएगा। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आपको थ्योरी जरूरी नहीं कि आप थ्योरी ही पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ आपका पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे तो दवाई ज़रूर देता है कि सुबह लाल वाली सुबह लेना और काली वाली शाम को, वैसे ही आपका ये प्रैक्टिस सेट है। सिर्फ अभी ज़्यादा डोज लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका पेपर दूर है। 3 महीने 4 महीने आपके पास समय रहेगा। आप प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो परीक्षा तक आपका एकदम से एकदम टीजीटी रट जाएगा। टीजीटी हिंदी जो है आपका रट जाएगा। तो इसी बात से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। आगे शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके कि प्रैक्टिस सेट आ गया। और लाइव लगाइएगा इसको। लाइव लगाने से क्या होगा कि आप देखिए माइनस मार्किंग तो इसमें होती नहीं, माइनस मार्किंग होती नहीं तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं लक कि आप कितना कर पाए। और तो 5 लगातार आप 5 प्रैक्टिस सेट केवल हमारे साथ बने रहिए। छठवां अपने मन से आप जुड़ जाएंगे क्योंकि इतना नशा बन जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो आप कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और सॉल्व करते चले जाइए। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? बताएंगे। खतरनाक क्वेश्चन है ये आपका। सरदार पूर्ण सिंह, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पंत जी। तो बताएंगे निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। क्या माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा था कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ललित निबंधकार के रूप में, किसे ललितकार निबंध के रूप में जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हरिशंकर परसाई को, निराला को। तो दूसरा का बताएंगे। देखिएगा मस्त मस्त क्वेश्चन है आपका, अगर लगा लेते हैं ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो आने वाला है पूछा जाएगा वो क्वेश्चन है, जो पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन है। तो आंसर फटाफट इसका देंगे आप लोग। दूसरा का कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा का आपका हो जाएगा भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसे ललित निबंधकार के रूप में? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कुटज है, विचार वितर्क है, कल्पलता है, आलोक पर्व है, विचार प्रवाह है। ये सब इनके ललित निबंध का निबंध हैं। तो नोट कर लीजिएगा। जो आपको एक्स्ट्रा बताए रचनाएं बताई जा रहे हैं उसको आप नोट जरूर करते चलिएगा कि, और ये एक ऐसे पतली सी कॉपी बना लीजिए, उसमें ऐसे डिटेल लिखते जाइएगा, डिटेल लिखते जाइएगा ताकि पेपर तक एकदम मजबूती आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, लोग हैं लाग कवित्य बनावत, मोहितों मेरे कवित्य बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रची गई है? तो तीसरे का आपका हो जाएगा आपका घनानंद के द्वारा रची गई है। अब घनानंद से संबंधित बातें पूछ ले। घनानंद किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद सारंगीला के दरबार में रहते थे। घनानंद की रचनाएं कौन है? सुजान रहित, इश्कलता तथा प्रेम पत्रिका हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं लिख लीजिए आप, इसमें से एक फंसेगा ही फंसेगा, सुजान हित, इश्कलता और प्रेम पत्रिका। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं?
तो 1 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं? बताइएगा आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए बढ़िया एकदम दिमाग फ्रेश करके बैठिएगा। अब इसमें चिंतामणि के कितने भाग प्रकाशित हुए ये तो याद ही रखिए, उसके बाद आप तुरंत लिख लीजिएगा किस सन में प्रकाशित हुए, जिससे अगले बनने वाला क्वेश्चन आपका एक भी गलत ना हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, इसके 4 भाग हुए। कितने भाग हुए? 4। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब पूछ लेगा पहला भाग कब प्रकाशित हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, तो इसको नोट कर लीजिएगा भैया। पहला आपका 1939 ईस्वी में, दूसरा आपका 1945 ईस्वी में, तीसरा आपका 1983 ईस्वी में, चौथा आपका 2002 में। तो याद हो गया, फिर से सुन लीजिएगा, 1939, 1945, 1983, 2002 में। तो ये आपका, अब देखिएगा चिंतामणि सबसे पहले निबंध संग्रह है, कितने भागों में? 4 भागों में। चारों भाग का आपका डिटेल बता दिए। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 5। आगे शेयर वीडियो जरूर करिएगा, हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा केवल एक बटन दबा के शेयर कर दीजिए बस। जक्सन कहानी के लेखक हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, दूधनाथ सिंह हैं, यशपाल हैं। तो 5 का कौन सा हो जाएगा? जक्सन कहानी किसकी है भैया? मुक्तिबोध की है। किसकी है? मुक्ति बोध की है, जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है, यही मुक्तिबोध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है किसको? सीमा रेखा को, राधा कृष्ण को, सेठ बांकेलाल को, युग संधि को। तो 6 का कौन सा हो जाएगा? तो बताना, 6 का आपका सही हो जाएगा बी, राधा कृष्ण को। पहला रेडियो नाटक किसका है? तो राधा कृष्ण का है। तो ये कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ? तो 1937 में। आगे, रेडियो पर प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। राधा कृष्ण है, किसके द्वारा लिखा गया? चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया। कब हुआ प्रकाशित? 1937 में। अब ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगली बार पूछा जाए तो आप रेडियो नाटक नहीं, राधा कृष्ण नहीं, उसका सन भी बता सकें, लिखा किसने है तो बता सकें कि चतुर्सेन शास्त्री द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं, तो बताइएगा आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदालाल वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इसमें से कोई नहीं। तो 7 का बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, तो बताएंगे ये है कौशिक। किसकी? कौशिक की, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की। रक्षाबंधन ये 1913 में सरस्वती में छपी थी। कब भैया? 1913 में सरस्वती में छपी थी। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 8। ये निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है, बताना है। ए ऑप्शन है सहचर है समय अमृता प्रीतम, कस्तूरी कंडल बस है प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। तो 8 का आप लोग बताएंगे कौन सा युग्म सही है। तो केवल सी आपका सही है, टुकड़े टुकड़े दास्तान। किसने लिखा भैया? अमृतलाल नागर ने लिखा। सहचर है समय के लेखक कौन है? तो नोट करते चलिए आप लोग। सहचर समय के लेखक रामदरस मिश्र हैं। कस्तूरी कुंडल बसई की लेखिका मैत्री पुष्पा हैं। घर की बात के लेखक गुरुदत्त हैं। ये आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन जो है अगली बार जब पूछा जाए, इस बार तो केवल सही पूछा, अगली बार पूछ सकता है कौन सा नहीं है, तो आपको याद रहे। नहीं है में क्या होता है कि चारों ऑप्शनों को जानना बहुत जरूरी होता है। अगला देखेंगे भैया, आवारा मसीहा निम्न में से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की, बंकिम चंद्र बनर्जी की, शरत चंद्र चटर्जी की, नागा अर्जुन की। सोइए नहीं भैया, लगाते चलिए। ये से ना, इससे बढ़िया आपका हिंदी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो बताएंगे फटाफट, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी। किसकी जीवनी है? शरत चंद्र
चटर्जी की जीवनी है। और लिखा इसको किसने है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने। अगला देखेंगे जूठन। जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है, तो ये सब नोट डाउन करिएगा, ये सब कई बार पूछा गया है। तो जूठन किस लेखक की रचना है, तो बताएंगे कि जूठन जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कृति है। ये जो लेखक की आत्मकथात्मक कृति है किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे है, 1995 में हुई थी। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 में लिखा। सूरज चौहान ने तिरस्कृत लिखा। ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे पहली आत्मकथा किसकी है, मोहनदास नैमिषारण्य की। किसकी है, मोहनदास नैमिषारण्य की। कौन सी है, तो अपने अपने पिंजरे। किस सन में, 1995 में। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 11। आनंद कदम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है था, कोलकाता से, प्रयागराज से, कानपुर से, मिर्जापुर से। तो 11 का कौन सा होगा, मिर्जापुर से भैया प्रकाशित होता था। कहाँ से, मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आपका किस सन में प्रकाशित होता था, तो 1881 में। ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 18, इसे पूरा नोट कर लीजिए आप लोग कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद तथा मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी का संपादन किया था। समझ में आ रहा है ना कि एक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने निकाला था, कौन सी, नागरी नीरद, तथा मासिक पत्रिका इन्होंने निकाला था आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी कब निकली, 1881 में। कहाँ से निकली, मिर्जापुर से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, बलदेव के, लल्लूलाल के, जान गिलक्राइस्ट के, सुनीति कुमार चटर्जी। तो बताएंगे भैया चटर्जी हैं कि लाल हैं कि देव हैं कि किल क्राइस्टाइन है। तो 12 का बताएंगे आप लोग कि नरेंद्र कोहली ने, इसमें कौन हो जाएगा, तो 12 का आपका हो जाएगा सी, जान गिलक्राइस्ट ने। जान गिलक्राइस्ट ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पहली पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है। नोट करते चलिए कि नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है। लल्लूलाल जी ने किसमें, खड़ी बोली का गद्य का। और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को है। यह नोट कर लीजिएगा आप। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। तो इसके कौन है, जान गिलक्राइस्ट। लल्लूलाल फिर क्या है, लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य लेखन का सबसे पहले आरंभ किया। अगला देखेंगे भैया, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। तो सबसे पहले जानेंगे कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो कौन है, सेनापति। इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई। कब हुई, 1706 में, संवत में हुई। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आगे शेयर जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी है तो लाइक करिए और बढ़िया पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा आप लोग कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या और किस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपका टीजीटी निकले। द मास्टर प्रकाश क्लासेज आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए ही प्रैक्टिस सेट, थ्योरी बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाता है कि आप लोग की बेहतरीन तैयारी, वो भी बिना पैसे की तैयारी हो। अगर आप लोग जुड़े रहते हैं, आप लोग का प्यार बना रहा, तो समझ लीजिए कि आपको सुबह शाम जब पेपर नज़दीक आ जाएगा तो दो प्रैक्टिस मिलेगा, एक सुबह मिलेगा एक शाम मिलेगा। लगाइए आप, आपको और किसी चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे 14 नंबर, किशोरीलाल गोस्वामी, ये 14 आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं, तो बताना। 11 वर्ष का समय को, बी इंदुमती को, सी दुलाईवाला को, डी गुलबहार को। तो 14 का भैया कौन सा हो जाएगा, बी इंदुमती को मानते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किसकी है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई।
तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। प्रेमाश्रय क्रम भूमि गोदान गबन, गबन गोदान प्रेमाश्रय क्रम भूमि, प्रेमश्रय गबन कर्मभूमि गोदान, कर्मभूमि प्रेमाश्रम गबन गोदान। तो कौन सा हो जाएगा 15 का, आप लोग बताएंगे। 15 का सी हो जाएगा। इसका याद कर लीजिए कि सबसे पहले प्रेमाश्रम है, फिर गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। इसको जब थ्योरी तरह पढ़ाया जाएगा तो इसको ट्रिक में बता दिया जाएगा और आपको बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये नोट कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहाँ? इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से, पटना से। तो बताएंगे 16 वाला का आंसर कहाँ क्या होगा। तो 16 का आपका सी हो जाएगा, प्रतापगढ़ से। इसका डिटेल आप लोग लिखिएगा। हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से, फिर से सुनिए, हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान माना जाता है, जो 1885 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कालंकार प्रतापगढ़ जनपद नामक स्थान से राजा रामपाल सिंह ने प्रकाशित किया था। इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। आगे उतंड मार्तंड का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता में 1826 ईस्वी में किया, जो हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है। तो समझ में आ गया ना कि क्या है पत्रिका और क्या उतंड मार्तंड क्या है, पत्रिका है। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। तो 17 का कौन सा हो जाएगा, तो बताएंगे आप लोग। 17 का सी विकल्प हो जाएगा। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे, तो कौन थे? आज्ञे जी थे। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, लोकनायक वही हो सकता है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गियर्सन का है। तो 18 का आप लोग बताएंगे। 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भैया? सी हजारी पर। ये स्टेटमेंट है, आपको याद कर लेना है किसने कहा था, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 19। उत्तरायण किसकी कृति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपति चंद्र गुप्त की, रामकुमार वर्मा की। तो 19 का बताइएगा। उत्तरायण राजकुमार वर्मा की कृति है। किसकी है भैया? रामकुमार वर्मा की है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। ये नोट करने की आवश्यकता नहीं, जान लीजिए आप। वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। इसको नोट कर लीजिए आप। 1930 में पहला एकांकी बादल की मृत्यु। अच्छा, स्पीड में बोल रहे हूँ तो आप लोग तो मास्टरमाइंड है ही हैं। वीडियो को इसकी जो होती है मतलब तेज चलने वाला, तो उसको कम कर लीजिए। आगे 1930 में, और नहीं तो ऐसे पुश करके लिख लीजिए, फिर चलाइए। रेशमी टाई लिखा, सप्त किरण रेखा, रूप रंग, रिमझिम, चारु मित्रा, ये सब इनके रचना है। विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकियों, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकियां हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे ना भैया तो एकदम से याद हो जाएगा। और एक ना, आपको जरूरत नहीं कि आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाइए, अपना दिमाग ना लगाइए, केवल क्वेश्चनों को देखते रहिए, हम आपको रटवा देंगे। आगे देखिएगा, हरिऔंध के प्रिय प्रवास महाकाव्य के सर्गों की संख्या कितनी है? 17, 19, 21, 23। तो 20 का कौन सा हो जाएगा? 20 का हो जाएगा प्रिय प्रवास में कितने हैं सर्ग? तो 17 सर्ग हैं। कितने हैं? तो 17 सर्ग हैं। अयोध्या सिंह हरिऔंध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी कड़ी बोली का
प्रथम महाकाव्य, ये चीज लिख लीजिए कि ये जो महाकाव्य प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य और कितने सर्गों में व्यक्त है, तो 17 सर्गों में। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1914 में। अगला देखेंगे, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो 21 का आप लोग फटाफट बताएंगे, बी हो जाएगा, कृतवास रामायण का प्रभाव पड़ा। अगला 22 देखेंगे आप लोग, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य। तो 22 का आपका सही हो जाएगा भैया, रमेश चंद्र शाह हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ये एकदम नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो 23 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर सुमन राजे। 23 का आपका कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर सुमन राजे। सुमन राजे द्वारा और पुस्तकें जो है उनको लिख लीजिए, कविता सपना और लाश घर, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल, यात्रा देश तथा 21वां सदी का गीत। ये आपका हो गया। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 24, माधव हम परिणाम निराशा। पानी वानी लेकर बैठिएगा, पानी वानी पीते रहिए ताकि नींद ना आए आपको। बस 4-5 देखेंगे, उसके बाद तो आदत बना लीजिए अपनी कि हमको रोज प्रैक्टिस सेट लगाना है, चाहे नींद में लगाएं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं तब भी लीड लगा के उसमें सुनते रहिए आप कानों से। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो 24 का बताएंगे भैया, 24 का बेहतरीन पंक्ति है ये, 24 का बी हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखेंगे 25, क्वेश्चन नंबर 25, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह कथन किस कवि के लिए किए हैं? बताना, बिहारी, घनानंद, सेनापति, डी पद्माकर। तो 25 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी सेनापति हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, भूल कहत नौ नौ रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? देव की, चिंतामणि त्रिपाठी की, सोमनाथ की, कुलपति मिश्र की। तो 26 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, ये किसकी है? देव की है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, कितने पाकिस्तान। तो मतलब 3 कमलेश्वर की है, 1 कमलेश्वर की नहीं है। तो 27 का बताना कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी चौखट कमलेश्वर की नहीं है। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 28, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? शैलेश मटियानी का, राजेंद्र यादव का, महीप सिंह का, नामवर सिंह का। तो फटाफट आंसर देंगे, ये सब स्टेटमेंट है आपका। तो 28 का कौन सा हो जाएगा? तो राजेंद्र यादव। कौन से हो जाएंगे? राजेंद्र यादव हो जाएंगे आपके। राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के त्रयी साहित्यकारों में से एक हैं। नई कहानी आंदोलन त्रयी में इनके अतिरिक्त कौन कौन है? त्रयी पूछा जाए, त्रयी में कौन शामिल हैं? मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं और कौन हैं? राजेंद्र यादव हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, उक्त रचनाकार हैं। उक्त के रचनाकार कौन है? तो 29 का आपका हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा, भिखारी दास हैं। कौन है? भिखारी दास है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो 30 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? केदारनाथ अग्रवाल। इनका पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा। क्या है? युग की गंगा। 30 देखेंगे, 30 क्वेश्चन नंबर केदारनाथ अग्रवाल है और इनका काव्य संग्रह पहला है युग की गंगा, मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। इनका कविता संग्रह भी है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कई बार पूछा गया, फूल नहीं रंग बोलते किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। गुल मेहंदी, हे मेरी तुम बोल बोल अबोल, जमुन जल तुम कहे केदार, खरी खरी मार प्यार की थापे आदि। अगला देखेंगे 31, हिंदी
व्याकरण ग्रंथ शब्द अनुशासन के रचनाकार हैं? आप लोग बताएंगे कौन हो जाएंगे रचनाकार? हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी हैं, विश्वनाथ प्रसाद हैं, श्याम सुंदर हैं। तो बताना आप कौन सा हो जाएगा? 31 का कौन सा हो जाएगा? तो किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। किसने? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन के अगुआ थे। कौन? किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित किया। अगला देखेंगे 32। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास। तो 32 का बताएंगे कि कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अभी चंद्रधर शर्मा के बारे में अभी रचना आई थी, तो वो रचना आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग तो कुछ बताते नहीं, बस केवल वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना शेयर करते हैं आगे। तो आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग केवल एक बटन दबाना है बस। निम्नलिखित में से उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। तो 33 का लिखिएगा आप लोग कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। कौन कौन है? तो सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उसके साथ ही राग विराग आदि। एक चिथड़ा सुख जो है भैया, ये किसका है? एक चिथड़ा सुख आपका निर्मल वर्मा का, तीसरा आदमी कमलेश्वर का और उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है। तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास कौन है? सीमाएं टूटती हैं। तो चारों का एक चिथड़ा सुख किसने लिखा? नोट कर लीजिएगा, निर्मल वर्मा ने। तीसरा आदमी किसने लिखा? कमलेश्वर ने। तथा उखड़े हुए लोग किसने लिखा? तो राजेंद्र यादव ने। और इनका भी पूरा रचना बता दी आपको, श्रीलाल शुक्ल का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी दयानारायण। ये सब आपको क्या करना है कि केवल बस याद कर लेना है, ये सब स्टेटमेंट आपके 34 बताना है। तो इसमें हो जाएगा ए मुंशी दयानारायण। अगला देखेंगे दयानारायण। माधव कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है? आलम, बोध, ठाकुर, गंग। तो 35 का आपका भैया हो जाएगा माधव कामकंदला के आलम हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। स्वयंभू की कृति का नाम है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा और पौमचर्यु। तो 36 का कौन सा हो जाएगा? डी पौमचर्यु। अगला देखेंगे सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो ए राहुल संस्कृतियान, बी धर्म भारती, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नागेंद्रनाथ उपाध्याय। तो 37 का कौन सा हो जाएगा? बी धर्मवीर भारती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देसिल बाना सब जन मिठा, तय तैसन जम्पऊ हट्टा। कितनी बढ़िया लाइन है, देखिएगा। देसिल बाना सब जन मिठा, तय तैसन जम्पऊ हट्टा। बताइएगा 38 का कौन सा हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा। इसको लिखा किसने है? विद्यापति ने लिखा है। अगला देखेंगे भैया 39 नंबर। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो बताना आप लोग। हिंदी के प्रथम कवि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो 39 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? 39 का ए हो जाएगा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ये पूछा गया है। ये जहाँ जहाँ पा लिखा रहेगा वो शब्द के पीछे आप जान जाना है सब सिद्ध साहित्य के। देखिए सरहपा, कुकुरिपा, सबरपा, गोपीचंद। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो गोपीचंद नहीं है। मतलब जिसके पीछे पा जुड़ा रहेगा तो जान लेना लुई पा कई जितने भी हैं ये सब पा वाले सब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हमी, बी भारोपीय, सी काकेसी, डी पाउपी। तो 41 का कौन सा सही हो जाएगा भैया?
तो बताएंगे फटाफट। 41 का बी सही हो जाएगा, भारूपीय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। 42 का कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग फटाफट आंसर देंगे, सी हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। प्यास लग गई हो पानी पी लीजिए भैया, नींद उंद में ना रहिए, ताकि रिजल्ट आपको शो करना है। हम लोग आपके लिए जुड़े हुए हैं, आप लोग भी मेहनत करके प्रैक्टिस सेट लगाइए, आगे शेयर भी करिए। और जो लगे कि ये नहीं, ये चीज़ें होना चाहिए इस पे, तो वो चीज़ें भी दी जाए कि बस आप कमेंट करके आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग झांसी जालौन। क्वेश्चन नंबर 43। झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। तो 43 का आपका हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा बुंदेली। कौन सा हो जाएगा? बुंदेली। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। विभाषा एक प्रांत डाट डाट में प्रचलित है। महाप्रांत, उपप्रांत, लघु प्रांत, विशाल प्रांत। तो 44 का आपका हो जाएगा बी, उपप्रांत में प्रचलित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। बताना कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो 45 का फटाफट आंसर देंगे, तो 45 का ये हो जाएगा अभिधात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बताना भैया। ब्रजभाषा बन जाती है, उपभाषा बन जाती है, लिपि बन जाती है, क्षेत्रीय रूप बन जाता है। तो 46 का फटाफट आंसर देंगे, 46 का बी हो जाएगा, उपभाषा बन जाती है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। तो 47 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, भोजपुरी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। तो 48 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर देंगे 48 का सी हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। आप अर्धशतक मारने वाले हैं, जान लीजिएगा 50वां क्वेश्चन पहुंचने वाला है। पानी वानी पी लीजिए, गुड़ खा लीजिए, बढ़िया बेहतरीन आंसर देते रहिए। आगे बताना 49 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, ब्रजभाषा। सोना पाने के लिए सोना तो खोना पड़ेगा, आप सोइए नहीं भैया। अगर आपको टीजीटी में नौकरी लेना है तो आपको जागना पड़ेगा। अगला देखेंगे 50। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितना सॉल्व कर रहे हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? 50। मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो 50 का भैया ए सही हो जाएगा, मगही। बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो ये भी बताते चलते कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में पूछा जाएगा, लेकिन ये है कि 1 घंटे में हम आपको कितना दे सकें। तो यही से आपको पूरा मतलब ये जान लीजिएगा, प्रीवियस ईयर मिला के और आने वाला क्वेश्चन जितना है ये मिक्सअप है, सब सभी का मिक्सअप है। तो बढ़िया बेहतरीन तैयारी करिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आगे शेयर भी जरूर करिएगा आप लोग। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, रामानंद ने। तो 51 का कौन सा सही हो जाएगा भैया? 51 का ये सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ ने। अगला देखना, सभी सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो हित हरबंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, माधवाचार्य। तो 52 का कौन सा सही हो जाएगा भैया? 52 का सी सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो 53 का कौन सा हो जाएगा? डी, हनुमान बाहुक। कहते हैं तुलसीदास की मृत्यु भुजाओं के दर्द होने से ही हुई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। मृगावती किसकी रचना है? बताना। उस्मान की। ये कई बार पूछा, अगर जितनी बार पूछा जाता है कंफ्यूजन बनी रहती है। तो देखिएगा मृगावती किसकी रचना है? तो उस्मान की, कुतुबुन की, मंझन की, जायसी की। 54 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, कुतुबुन की। याद कर लीजिए मृग कैसे चलता है, कुतबुत 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 कुतबुत। तो आप जब आएगा ना मृगावती कुतबुत, तुरंत आ जाएगा याद। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर,
पद्माकर, आलम। तो 55 का कौन सा हो जाएगा भैया? 55 का सी हो जाएगा, पद्माकर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? बड़ा आ, छोटा ऊ, ई, बड़ा ओ। तो 56 का कौन सा है बताना आप? 56 का बी हो जाएगा, दीर्घ स्वर छोटा ऊ नहीं है। कितने स्वर होते हैं आप लोग बताइए? तो 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों का विभाजन कितने पार्टों में है? दो पार्टों में। एक वीडियो 6 बजे जाती है, अगर आप लोग को व्याकरण पढ़ना है तो बेहतरीन है, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है। तो दीर्घ स्वर 11 होते हैं आपके। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके दीर्घ हुए। 4 आपके मूल स्वर हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री आपका क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। हिंदी में कितने वचन होते हैं भैया? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको तो सब लोग जानते हैं, अंग्रेजी में कि हिंदी में कि फ्रेंच में कि जर्मन में। तो 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी, फ्रेंच में लिखा गया। लिखा किसने था? गारसदा तासी ने। अगला देखेंगे 59 क्वेश्चन। पांड्य साल सतबख खाड़े दे हैं, बुद्ध बसंत न जाड़े। इस कविता काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो 59 का जबरदस्त आंसर सरहपा हैं। आगे देखना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया? 60 क्वेश्चन का आंसर देंगे बी, 4। कौन कौन से हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये 4 भाग हैं आपके। निम्नलिखित 61 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो 61 का आपका हो जाएगा बी, निरपराध आपका अशुद्ध है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण। बी, बड़ रत्नाकर, सी, राउरवेल, डी, बसंत विलास। आगे वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सब लोग लगाएं। 62 का बताना आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट आंसर। तो बड़ रत्नाकर हो जाएगा। कौन सा? बड़ रत्नाकर। अगला देखिए, बोलते रहिए ऐसे हमारे साथ, जब हम बोले आप भी बोलिए। बोलने से क्या होता है ना, याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से संज्ञा शब्द है बताना। संज्ञा शब्द आप, चलना, लंबा, आकाश। तो आकाश किसी का नाम है, इसीलिए आकाश क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। समास के भेदों को अलग करने को क्या कहते हैं? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो विच्छेद कहते हैं संधि को अलग करने को, विग्रह कहते हैं समास के पदों को अलग करने के लिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। प्रत्यंग में किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिधन अंग होता है। अगर संधि पूछे इसमें तो यण संधि होगी आपकी। समास पूछ रहा है इसलिए आपका 65 का ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 66। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति। तो 66 का आप लोग आंसर देंगे फटाफट। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। अगला देखेंगे 67। कौन सा देखेंगे भैया? 67। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। तो 67 का कौन सा हो जाएगा? बी, गुण होगा। क्या हो जाएगा भैया? गुण। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों से बताइएगा आप लोग। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बना देती है। संधि में समास होता है, संधि का अर्थ अलगाव होता है, संधि 2 पदों का योग है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन गुण संधि का गुण है? ये जान लीजिएगा कि अपडेट क्वेश्चन पढ़िए और क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। ये नहीं कि मतलब 2 अक्षरों के मिलने से संधि बनती है। तो अब ना संधि के अम्मा बाबू सबको पूछ लेते हैं, भाई बहन सबको पूछेंगे। वो जानते हैं कि भाई इतनी बार से पेपर हो रहा, कहाँ तक वही एक ही बात पूछे, उनको भी सिर दर्द बन गया। यही लिए घुस घुस के पेपर में पूछते हैं ना, कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि आप कितना पढ़े। आप टीजीटी में जब पढ़ाने बैठेंगे बच्चों को तो आप कितना उनको
मतलब अच्छे से बता के आप संधि रटवा सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो 68 का आप लोग आंसर समझ गए होंगे, तो आंसर दीजिएगा आपका 68 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संधि जो होता है दो वर्णों का मेल होता है, ना कि दो पदों का। अगला देखेंगे 69, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुआ हो क्या कहलाता है? तो ये सिंपल सी बात है कि ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो बी तत्व कहते हैं। और जो उत्पन्न नहीं, जैसे था वैसे ही लिखा जा रहा है, आज जैसे अग्नि थी पहले आज अग्नि लिखी जा रही है, तो वो आपका तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 70, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। तो 70 का बताएंगे, 70 का हो जाएगा सी, वाक्यों का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो 71 का आप बताएंगे, फटाफट आंसर, इसको सबको आता है। तरंग माने लहर होती है, ना कि अश्व। अगला देखेंगे भैया, छंद के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 72, 4, 8, 5, 9। तो 72 का कौन सा हो जाएगा आपका? 72 का ए हो जाएगा। छंद के 4 भेद होते हैं। अगला देखेंगे 73, क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा अनेक का पर्यायवाची है? बताना। अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो 73 का आप लोग आंसर देंगे, 73 का बी हो जाएगा, अनेक माने होता है सेना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अभी बताए कि जहाँ वर्णों की मेल की बात आएगी वहाँ संधि लगाएंगे, और जहाँ शब्दों या पदों के मेल की बात आएगी वहाँ आप समास लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वागर्थ, वागार्थ, वाकार्थ, वागर्थ। तो 75 बताएंगे, फटाफट आंसर देंगे। 75 का ए हो जाएगा, वागर्थ। 75 का क्या हो जाएगा? ए, वागर्थ। 76 देखेंगे, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है किससे? रस से, गुण से, अलंकार से, छंद से। तो बताना कौन सा हो जाएगा? 76 का तो बी हो जाएगा, अलंकार। अलंकार का मतलब ही आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण पहनकर सुंदर होती हैं, उसी प्रकार काव्य में बढ़िया बढ़िया शब्दों का चुनाव करके लिखा जाता है। तो काव्य जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चाचा वर्ड की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस पद की शोभा बढ़ गई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, अध का विलोम क्या होगा? अध माने आधा, पूर्ण, समाप्त, रति, खत्म। तो 77 का बताएंगे आप लोग, 77 का ये हो जाएगा, अध का विलोम हो जाएगा पूर्ण। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से सर्वनाम शब्द है? पढ़ना, वह, घर, गहरा। तो 78 का आपका हो जाएगा बी, सर्वनाम शब्द वह है। पढ़ना, घर, गहरा, ये सब क्या है? आपका संज्ञा है। गहरा आपका विशेषण है। 79, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? काल। करने या होने का बोध क्या कहलाता है? काल होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो 80 का छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? फटाफट बताइएगा। 80 का बी हो जाएगा, पिंगल माने जाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। तो 81 का बताइएगा आप लोग। 81 का से हो जाएगा सी, अव्यय कहलाते हैं। 82 देखिएगा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताना, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग प्रतिधन एक होता है। तो कौन सा हो जाएगा? बी, प्रति। प्र देख के तुरंत नहीं मार देना, एक बार भैया दिमाग जरूर लगाना। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी आपको बताए 4 होती है। तो 7 क्या होता है भैया? 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। 11 क्या होता है? सभी स्वरों की संख्या जब पूछी जाए तो आप 11 लगाएंगे। 2 क्या है? जब ये पूछेगा कि हिंदी में अक्षरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो एक स्वर और एक व्यंजन। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 84, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से।
तो 84 का आपका सही हो जाएगा भैया 84 का डी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। अगला देखेंगे 85, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बै, बैठ, अक, का। तो 85 का आंसर देंगे, 85 का डी हो जाएगा। बैठक में बैठ धन का बराबर बैठक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, समधन योग, संधन योग, समधन योग, सुधन योग। तो बताना 86 का कौन सा हो जाएगा आपका, 86 का ए हो जाएगा सम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों को के किस नाम किस लिंग में होते हैं। जो अपवाद है उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से विशेषण शब्द है, जाना, देवता, कौन। तो जाना क्रिया है, देवता आपके संज्ञा है, कौन आपका क्या है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और सुंदर आपका विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे 89, निम्न में से काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। 90 देखेंगे, ये अंक शब्द का अर्थ नहीं होता, तो बताना कौन सा नहीं होता है 90 का, गोद, चिन्ह, संख्या, अंग। तो अंक का अर्थ अंग नहीं होता। अगला देखेंगे 91, वाच्य किसके अनुसार बनता है, कर्ता के, कर्म के, भाव के, उपरोक्त सभी। तो 91 का क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट, डी हो जाएगा, सभी के कारण बनता है। 92 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हों और पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो क्या कहलाते हैं, बताइएगा। 92 का हो जाएगा बी, समरूप। 92 का कौन सा हो जाएगा, समरूप या समुच्चारित शब्द कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो 93 का आपका सही हो जाएगा ए, लोक की उक्ति। आगे इसको शेयर जरूर करिएगा, आगे और पढ़ते रहिएगा। जिसको समझ में ना आए तो एक बार पुश करके पानी वानी पी करके रोक कर वीडियो फिर पानी पी कर बैठ जाइए, लेकिन पढ़ते रहिए भैया, पढ़ते रहिए, जब तक जीवन है पढ़िए। नौकरी लेने के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक हैं, 6, बी 7, सी 8, डी 5। तो 94 का कौन सा हो जाएगा भैया आपका, ए हो जाएगा, 6 हैं। अगला देखेंगे कारक कितने होते हैं, वाजपेयी के अनुसार कारक 6 होते हैं और वैसे पूछा जाएगा तो कारक 8 होते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो 95 का कौन सा हो जाएगा, सी, मेघ। ये आपका 96 से 100 तक दिया गया है, पद्यांश उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना और आंसर देना। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता, धारण करना जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा, फिर नितन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भार, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। आप बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपका, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा। ए ऑप्शन, मृत्यु के बाद मनुष्य अमर हो जाता है, बी ऑप्शन, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है, सी, मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता, डी, मृत्यु के बाद कोई भय नहीं रहता। तो 96 का आपका हो जाएगा बी, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा है। सच्चा प्रेम प्रेमी के बलिदान पर निर्भर करता है जिसमें प्राण होता है, बी, सच्चा प्रेम नवीनता धारण कर निष्प्राण हो जाता है, सी, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण हो, डी, सच्चा प्रेम त्याग और आत्म बलिदान पर कभी कभी निर्भर है। तो बताना कौन सा हो जाएगा 97 का, 97 का सी हो जाएगा, सच्चा प्रेम वह है जो
आत्म बलिदान। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। 98 देखेंगे, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा जाता है? ए, मृत्यु के बाद जीव थक जाता है। बी, मृत्यु के बाद जीव पराजित हो जाता है। सी, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त करके नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। डी, मृत्यु के बाद जीव आवागमन से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो 98 का भैया कौन सा हो जाएगा? सी, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, मृत्यु रूपी सरता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? ए, मृत्यु रूपी सरता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। बी, मृत्यु रूपी सरता में नहाकर जीव अमर हो जाता है। सी, मृत्यु रूपी सरता में नहाकर जीव निष्प्राण हो जाता है। डी, मृत्यु रूपी सरता में नहाकर जीव माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो 99 का कौन सा होगा भैया? 99 का ए, मृत्यु रूपी सरता में नहाकर जीव नया शरीर धारण कर लेता है। आज का आखिरी सवाल है ये। आप वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो हम लोग और मोटिवेट होंगे, आप लोगों के लिए और काम करेंगे। और वैसे भी द मास्टर प्रकाश क्लासेस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आज आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए या कोई सूचनाएं टीजीटी पीजीटी से संबंधित तो आपको तुरंत मिल जाए। तो कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? तो बताना लास्ट सवाल। कवि ने मृत्यु की तुलना अमरता से की है, आत्म बलिदान से की है, सी प्रेम से किया है, डी सरिता से किया है। तो बताइएगा आप लोग। सरिता से किया है। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन, भाई बीमारी ज़्यादा नहीं, बीमारी ज़्यादा का मतलब अभी पेपर नज़दीक नहीं है, इसलिए आपको 100 प्रैक्टिस सेट पर डे करवाया जाएगा। हिंदी का 100 क्वेश्चन अगर इतना भी कर लेते हैं आप तो बेहतरीन आंसर वहाँ जाके देंगे। तो आगे जैसे ही पेपर की डेट आएगी आपको 125 क्वेश्चन का सुबह शाम प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। तो आप बढ़िया से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आगे एक बात आप समझ लीजिएगा, जब आप खुद नहीं हिल पाएंगे तो दुनिया को हिला नहीं सकते। इसी पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।